अगर कोई मुसलमान दूसरी पार्टी से ठहर जाता तो मोहम्मद अली जिन्ना ठहर के उनको गालियां दिया करते थे। उस दौर में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब कांग्रेस ने अपना सदर बनाया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नाम नयाद मुसलमान, आज भी दिल्ली में ठहर के नाम नयाद मुसलमान के नारे लगाए जा रहे हैं। हम मुसलमानों को जो दूसरी पार्टी से ठहरते हैं तो वहां पर उनको गालियां दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुस्लिम लीडर की तारीफ क्या कभी आपने असदुद्दीन अवैसी की जबान से सुना? हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई वक्फ बोर्ड का, वक्फ की जायदादों का अगर कोई लुटेरा है तो वो हमारे हैदराबाद की क़यादत है। मक्का मस्जिद के तहत वक्फ की जगह से रास्ता निकाला गया। आप कसम खा के बोलो ये बात, क्या आपका एमएलए बैठ के नहीं निकाला? एक लाठी उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जल उठता है। लेके जाके हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर आलेर में 6 बच्चों को गोली मार दिए और आज पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए। हुकूमत जानबूझ के 2 मसाजिद शहीद करी, आप खामोशी इख्तियार करते रहे। 40 दिन तक आपकी जुबान नहीं खुली। उत्तर प्रदेश के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमआईएम अपना कैंडिडेट वहां पर डाल के 3160 वोट लेती है और बीजेपी को 2000 वोटों से जिता देती है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट में सिर्फ 200 वोटों का फर्क रहा। वहां पर एमआईएम का भी कैंडिडेट है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए। महाराष्ट्र जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं, कर्नाटक जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं। इनकी यही कोशिश हमेशा होती है कि बीजेपी को जिताते रहे, क्योंकि अगर ये बीजेपी का दामन छोड़ दे तो ये जेलों में बर्तना पकड़ना पड़ता है इनको हाथ में। कुछ कमियां होगी, किस में कमियां नहीं है? एमआईएम के उत्ते कमियां तो कोई पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद वाले इनको कामयाब करते हैं। तो आपके पास बहुत से लोगों में कुछ कमियां होगी तो उन कमियों को नजरअंदाज करे, लेकिन उनको पकड़ के काम। बीजेपी को जिताने वाले जो लोग आपके हमारे दरमियान में पहुंचे उनको रोकने का मंसूबा बनाए। पहले आप उनको पैकअप करिए और उनको अपने घर वापस भिजाइए। अरे हैदराबाद से जा रहे हैं, जाके बोल रहे हैं बीजेपी को हराने जा रहे हैं बोल रहे हैं, और दिल्ली में जाके हाजी यूनुस के खिलाफ कैंडिडेट डालते, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कैंडिडेट डालते। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप यहां से निकलते हैदराबाद से, मुसलमानों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए तुम दुआओं में याद रखो, हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जाएंगे। अमानतुल्लाह खान बीजेपी के कैंडिडेट है, हाजी यूनुस बीजेपी के कैंडिडेट है। अरे ये अजीब बात है। और यहाँ हैदराबाद में पागल हमारे दीवाने भाया, एक नसरीन हमारी कॉर्पोरेटर है बेचारी, मासूम बोली बाली, हाथा उठा के रोज दुआ करने से बैठी हुई है। ये बोल के बैठी हुई अल्लाह उन्होंने मोदी को हराने को गए, अल्लाह उनको कामयाब करो। अरे मैं बोला दीवाने हैं क्या? तो नहीं, मोदी भी बीजेपी दिल्ली में रहता ना, साहब भी दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे, साहब जीत गए बोलते मोदी हार जाता है। आप जाके वहां पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, दोनों के दोनों मुसलमान। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जब सदर हुआ करते थे, लोग गुलबर्गा से आके कहते थे सालार हमको वहां पे कैंडिडेट खड़ा करना है। तो सालार क्या जवाब देते थे जानते हैं आप लोग? सालार बोलते थे जाओ वहां पर खमरुल इस्लाम है उनको कामयाब करो। लोग उत्तर प्रदेश से आते थे, आके सालार के कहते थे सालार उत्तर प्रदेश में अपना कैंडिडेट डालेंगे। सालार बोलते थे नहीं जाओ वहां पर आजम खान है उनको कामयाब करो। ऐसे जहां जहां से लोग जो स्टेट से आते थे, सालार मिल्लत उनको ये कहते थे कि नहीं जाओ अपनी मुस्लिम क़यादत को मजबूत करो। तुम्हारे मुसलमान एमएलए एमपी मियाँ देखो, पहले पूरे दूसरे पार्टियों में मुस्लिम लीडर्स कम है, उन लीडरों को कामयाब करके उनकी ताकत में इजाफा करो, हम तो है यहाँ पे। ये सालार कहते थे। क्या सालार अपनी 50 साल सियासी जिंदगी में कभी मुत्तहिद आंध्रा तेलंगाना हैदराबाद के बाहर कभी गए? हाँ जाते थे, लोगों पे मुसीबत आती तो जाते थे, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं जाते थे। सालार जब मुसलमानों पे जुल्म होता तो जरूर जाते थे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए सालार नहीं जाते। लेकिन आज के सदर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के एमपी, वही ओकला कॉन्स्टिट्यूंसी में शाहीन बाग भी आता है। क्या असदुद्दीन अवैसी साहब आप दिल्ली में रहते हुए शाहीन बाग पर हमारी 90 साल औरतें भी एहतजाज कर रही, आप कभी गए? आप नहीं गए, लेकिन आप आज इलेक्शन लड़ने के लिए मुसलमान एमएलए तो है, वो टूटा पुट्टा ही सही, लेकिन वहां पर हाजी यूनुस अमानतुल्लाह खान किसी भी पार्टी से होगा, लेकिन मुस्लिम एमएलए दिल्ली में है। आप उनको हराने के लिए क्यों जाते हैं? जो बीजेपी को फॉलो नहीं करा वो भक्त नहीं, अंधभक्त बोल के उसको लोग एक नया नाम देते, नया नाम देके उसको हटा देते। मुसलमानों में जो एमआईएम को फॉलो नहीं करा उन्हें मुसलमान नहीं, खारिज इस्लाम, मुनाफिक कह देते। ये बात बड़ी अजीब समझ में नहीं आती। अरे ओकला का बीजेपी कैंडिडेट बोलता हमारा मुकाबला एमआईएम से है, एमआईएम ठहर के मुसलमान को गालियां दे रही है। ये एक बात समझ में नहीं आती। उन्हें अपनी कम्युनिटी के लोगों को एमआईएम का डर दिखा के उन्हें एक तरफ कर ले रहा, और हम ओकला में ठहर के हम मुसलमानों को बोल रहे हैं तू वक्फ बोर्ड की जायदादों का लुटेरा है, तू वक्फ बोर्ड की जायदादों की तबाही करने वाला है। 1996 में वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया। जब से वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया तब से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद में एमआईएम की एक बहुत मजबूत ताकत वक्फ बोर्ड पर, किसी और पे नहीं है तो नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड पे सबसे ज्यादा ताकत है। अब मेरा जवाब दीजिए, टोली मस्जिद 27 एकड़ 30 गुंटा, इसका लुटेरा कौन है? और इसके लुटेरे पर, अच्छा लूटे तो लूटे, वहां पर वक्फ की जायदाद लुटने के बाद जो शादी खाने बने, उस शादी खानों का भी इफ्तिदा
हमारी मुस्लिम क़यादत असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, लेकिन दिल्ली में ठहर के वहां पर बोलते हैं अरे वक्फ बोर्ड का लुटेरा। हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई वक्फ बोर्ड का, वक्फ की जायदादों का अगर कोई लुटेरा है तो वो हमारे हैदराबाद की क़यादत है। पूरे हिंदुस्तान में जितने वक्फ की जायदादें लूटी, मैं नहीं समझता तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से ज्यादा वक्फ की जायदादें कहीं नहीं लूटी। मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन शेखपेट, मैंने पहले भी कहा था, शेखपेट के पास जो फिल्म नगर, फिल्म सिटी, बंजारा हिल्स को जाने वाली जो रोड है, उस रोड पे रास्ता निकाला गया, वक्फ की जगह से रास्ता निकाला गया। आप कसम खा के बोलो ये बात, क्या आपका एमएलए बैठ के नहीं निकाला? मेरे पास तस्वीर है, आपके एमएलए बैठ के रोड निकाल रहा, मैं वो डाल सकता हूं। क्या वक्फ के लुटेरे आप नहीं है? 20/4/231 ये एक डोर नंबर है। कीवान जा बहादुर 961 स्क्वायर यार्ड्स किसके कब्जे में है? आज उसका कब्जेदार कौन है? क्या आपकी पार्टी का एमएलए नहीं है? क्या ये कीवान जा बहादुर की 20/4/231 ये जमीन क्या वक्फ की जायदाद नहीं है? दरगाह हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ का लुटेरा कौन है? इसका जवाब दो। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, हमारी ये वक्फ की जायदाद लुट गई। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, दरगाह बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी किबला की 2365 एकड़ जमीन लुट गई, जिसके अंदर शमशाबाद जीएमआर के नाम पर 1200 एकड़ जमीन हमारी ले ली गई। आप खामोश थे, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, ये आपके आंख के नीचे नहीं, आपकी रजामंदी से ये हमारी वक्फ की जायदाद लुट गई। आप बताइए, दरगाह फकीर मुल्ला की 1200 एकड़ जमीन का लुटेरा कौन है? आप वक्फ के मेंबर थे, ये जमीन हमारी लुट गई। बताइए, सिकंदरपुर की 640 एकड़ जमीन जिसका हाईकोर्ट में हम केस हार गए, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, वक्फ बोर्ड आपके कंट्रोल में था, हमारी जमीन हार गई। वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट के अंदर अपील तक नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाया, आज हमारी 640 एकड़ जमीन हमारी लुट गई और आप खामोश रहे। संगारेड्डी के अंदर दीनदयाल खान की मस्जिद के तहत 100 एकड़ जमीन हम वक्फ बोर्ड में हार गए, आप सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपील नहीं करा। क्यों नहीं करा? पार्टी से मांडवली कर लिए, खामोश बैठ गए, अपील नहीं करने के पैसे ले लिए और वक्फ की जायदाद लुट गई हमारी। बताइए, दरगाह हजरत इब्राहिम शाह किबला बल्खी की 900 एकड़ जमीन हम कैसा लूट गई? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, तब हमारी ये जमीन लुट गई। चलिए, ये तो वक्फ की जायदादें हो गई। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आलेर एनकाउंटर के ऊपर 6 बच्चों को आलेर एनकाउंटर के नाम पे मार दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी जुबान से कभी हमारे हैदराबाद के वो 6 मरहूम बच्चों की नाम आपकी जुबान से निकला नहीं? एक लाठी उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जल उठता है। आपके हैदराबाद में लेके जाके हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर आलेर में 6 बच्चों को गोली मार दिए और आज पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए और पुलिस वाले आज वो ड्यूटी पे है। आप कभी अपनी जुबान से आलेर एनकाउंटर का नाम लिए नहीं लेते? क्यों? यहां पर लेंगे तो हुकूमत के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए नहीं लेते आप। क्यों? यहां पर आप लेंगे तो हुकूमत के खिलाफ आप जब बोलेंगे तो हुकूमत आपके कमर कस देगी, इसलिए आप खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन दिल्ली जाके मुस्लिम क़यादत को, मुसलमान एमएलए को, हाजी यूनुस को, अमानतुल्लाह खान को, ऐसे लोगों को हराने के लिए, अमानतुल्लाह खान मुसलमान है, कोई भी पार्टी से एमएलए बन रहा है, आज कोई पार्टी से, दूसरी पार्टियों से मुसलमान अगर एमएलए या एमपी बनता है तो बड़ी फख्र की बात है वो, लेकिन उसको भी हराने के लिए पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुस्लिम लीडर की तारीफ क्या कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से सुना? क्या कभी उन्होंने किसी मुस्लिम एमएलए या एमपी को सराहा? क्या कभी उन्होंने ये बात कही कि कोई मुसलमान उस पार्टी में अगर एमएलए है तो हमको खुशी है, आप रहो एमएलए, हम आपका साथ देंगे? मैं मुसलमानों को अपील करता हूं कि आप उनको वोट दो। क्या कभी आपने करा? आप पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरशिप की खत्म कर देना चाहते और आप अकेले पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर बनना चाहते। तो हम जैसे मुसलमानों को कबूल नहीं है, बिल्कुल हम नहीं मानते आपको हम वक्फ बोर्ड का लुटेरा मानते, आपको हम हैदराबाद के 6 बच्चों की मौत पर खामोशी इख्तियार करने वाला हम आपको मानते। आप सेक्रेटेरिएट की मसाजिद जब शहीद हुई तो आप सेक्रेटेरिएट की मसाजिद में आप क्या बयान था आपका? कॉन्ट्रैक्टर की गलती बोलते आप, हुकूमत जानबूझ के मस्जिद तोड़ी। अरे उनका बाप भी बना था, दोबारा करे, हुकूमत बनाई तो कोई एहसान नहीं करी। ये हैदराबाद है, आपकी जरूरत नहीं है, हम लड़ लेंगे मसाजिदों के लिए। लेकिन क्या आप कभी बोले हुकूमत की तरफ से मस्जिद शहीद हुई? हुकूमत जानबूझ के 2 मसाजिद शहीद करी, आप खामोशी इख्तियार करते रहे। 40 दिन तक आपकी जुबान नहीं खुली, ट्विटर पे खाली ये बोले कि नहीं वो गुत्तेदार की गलती से टूट गई। देखिए, आज अगर ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनके इलेक्शन लड़ने का मकसद समझो, वहां पर मुसलमानों को हराना, भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना, ये इनका वाज़ेह मकसद है। अगर ये ना करे, देखिए ये बार बार जब भी इलेक्शन आता है, महाराष्ट्र जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं, कर्नाटक जाते हैं बीजेपी को जिताते हैं। इनकी यही कोशिश हमेशा होती है कि बीजेपी को जिताते रहे, क्योंकि अगर ये बीजेपी का दामन छोड़ दें तो ये जेलों में बर्तना पकड़ना पड़ता है इनको हाथ में। इस वास्ते ये लोग बीजेपी का दामन पकड़ के रखते। उत्तर प्रदेश में
2017 में चुनाव हुआ था, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम कांता में बीजेपी का कैंडिडेट था आर.के. सिंह, जिसके अंदर समाजवादी का एक मुसलमान कैंडिडेट था, उसका नाम अनीसुर रहमान, समाजवादी पार्टी का। आप जानते हैं 73,307 वोट्स बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हैं और अनीसुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वहां पर उनको 73,959 वोट्स मिलते हैं। तो वहीं पर एमआईएम अपना एक कैंडिडेट डालते हैं, फजीउल्लाह चौधरी के नाम से उनका कैंडिडेट होता है, वो 22,000 वोट लेता है। लेकिन बीजेपी और समाजवादी जो हारी है वो सिर्फ 3,000 के वोटों से फर्क से हारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम टांडा है। टांडा के अंदर बीजेपी का जो एमएलए है उसका नाम संजू देवी, जो 74,768 वोट्स लेता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट है, उसका नाम अजीमुल हक पहलवान, जो 73,043 वोट्स लेता है, जो सिर्फ 1,000 के वोटों से हारता है। और वहीं पर एमआईएम का एक कैंडिडेट है, उसका नाम इरफान पठान, जो 2,070 वोट लेता है और भारतीय जनता पार्टी को जीतने का रास्ता बनाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम ज्ञानसरी, जिसके अंदर एस कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो है कैंडिडेट थे, 55,716 वोट वो हासिल करते हैं। वहीं पर बहुजन समाजवादी का अलाउद्दीन कैंडिडेट 53,413 वोट्स वहां पर हासिल करता है। लेकिन मुबारक हो बीजेपी के दलालों को, आलम खान एमआईएम के कैंडिडेट होते हैं। आप देखिए यहां पर बीजेपी और समाजवादी से मुसलमान, बहुजन समाजवादी से मुसलमान जिसका नाम अलाउद्दीन, और बीजेपी से हिंदू कैंडिडेट जिसका नाम कुमार सिंह। लेकिन एमआईएम अपना कैंडिडेट वहां पर डाल के 3,160 वोट लेती है और बीजेपी को 2,000 वोटों से जिता देती है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका नाम सरस्वती जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जिसका नाम राम फिरान, और वहीं पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है मोहम्मद रमजान। वहां पर एमआईएम का भी कैंडिडेट है, उसका नाम कलीम ने 2,933 वोट हासिल करे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए। वही उत्तर प्रदेश में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम सुल्तानपुर के अंदर बीजेपी का समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अनूप शंडा, जो 90,857 वोट्स लेता है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 92,245 वोट्स हासिल करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमआईएम का भी एक कैंडिडेट है जिसका नाम मिर्जा अकरम बेग, जो 5,240 वोट लेता है। यहां पर देखिए आप, बीजेपी से जो कैंडिडेट जीतता है 2,000 वोटों से जीतता है और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर जाके 5,000 वोट हासिल करता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग जाते हैं और ऐसे ही बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। उसी तरीके से बिजनौर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर नीरज चौधरी वहां पर आरएलडी के कैंडिडेट है, 94,990 वोट्स वो हासिल करते हैं। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है जो 96,310 वोट्स हासिल करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम का भी एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम मुनीर अहमद है, जो 2,282 वोट हासिल करता है। और सिर्फ बीजेपी और आरएलडी की जो ये दो हार का सबब बना, वो 2,000 वोटों का बना और वो 2,000 वोट एमआईएम वहां पर कटवा दी। सातवीं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में नागपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट डॉक्टर धर्म सिंह सानी वो कैंडिडेट का नाम है, जो 1,03,516 वोट्स हासिल करता है। और वहां पर बीजेपी का एक कैंडिडेट है जो 1,03,777 वोट्स हासिल करता है। वहां पर सिर्फ 300 वोटों से बीजेपी जीतती है और समाजवादी पार्टी 300 वोटों से हारती है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजवाना नाम की एक मोहतरमा को टिकट दिया गया था, जो रिजवाना 3,591 वोट हासिल करती है और बीजेपी को जिताने का सबब बना देती है। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर है कुर्सी एक कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट था सिकंदर प्रताप और वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था राकेश कुमार वर्मा और एमआईएम का एक कैंडिडेट था अशरफ खान। राकेश शर्मा सिकंदर प्रताप 1,18,614 वोट्स हासिल करते हैं और राकेश वर्मा 1,18,094 वोट्स हासिल करते हैं। सिर्फ 500 वोटों का फर्क होता है और एमआईएम वहां पर अशरफ खान को वहां पर कॉन्टेस्ट करा के 8,533 वोट ले लेते हैं। अरे होना तो यह चाहिए था कि जो सेकुलर जहन रखने वाली पार्टी है उनको जिताने के लिए मुसलमान अपनी ताईद का ऐलान करना था, उसी तरीके से जिस तरीके से मरहूम सालार किया करते थे। लेकिन ये तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। तो उसी तरीके से दिल्ली में भी ये बीजेपी को कामयाब कराने के लिए और मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के, मुस्लिम एमएलए को हराने के लिए ये दिल्ली के अंदर अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली वालों याद रखो, ये बीजेपी के एजेंट्स को पहचानो जो तुम्हारे बीच में आके जज्बाती बातें करेंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या बोल के नारे लगाएंगे, आओ मुसलमानों के इत्तेहाद के नाम पे हमको कामयाब करो, ये बातें करेंगे। लेकिन 2-4 हजार वोट लेंगे, उसका असर, उसकी ताकत
बीजेपी को जिताने का सबब बनेगी। ये जीत तो नहीं सकते। ये महाराष्ट्र में तो जहां एमएलए थे वहां हार गए, जहां पर इनकी क़यादत मजबूत थी वो खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, बिहार खत्म हो गया, महाराष्ट्र खत्म हो गया। तो दिल्ली के अंदर ये आके मुसलमानों को बीजेपी से जिताने का रास्ता बना रहे, मुसलमानों के वोटों को दो तकसीम करना चाहते हैं। कुछ ये ले ले, कुछ वोट अमानतुल्लाह को कम पड़े, कुछ वोट यूनुस खान को कम पड़े। ये इनकी कोशिश है। इसी कोशिश को समझते हुए मुसलमान बड़ी समझदारी से अपने वोटों का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी के अहले खैर हजरात को हमको पहचानना और समझने की जरूरत है। इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद आप अपनी समझदारी से आप अपनी मिल्लत के सही रहनुमाओं को, अपनी मिल्लत के सही लीडर्स को पहचानना, ये आपकी और हमारी जरूरत है। लेकिन एक टारगेट के तहत, देखिए मैं अगर यहां पे कुछ बोलूं तो लोग मेरी बात को गलत समझेंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हिंदुस्तान की आजादी से थोड़ा सा पहले मोहम्मद अली जिन्ना की यह कोशिश थी कि जितने मुसलमान कामयाब हो वो उनकी मुस्लिम लीग पार्टी से कामयाब हो। यह मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश थी। अगर कोई मुसलमान दूसरी पार्टी से ठहर जाता तो मोहम्मद अली जिन्ना ठहर के उनको गालियां दिया करते थे। ये तारीख है हमारी, और आज भी वही हो रहा है। उस दौर में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब कांग्रेस ने अपना सदर बनाया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नामनयाद मुसलमान आज भी दिल्ली में ठहर के नामनयाद मुसलमान के नारे लगाए जा रहे हैं। हम मुसलमानों को जो दूसरी पार्टी से ठहरते हैं तो वहां पर उनको गालियां दी जाती है। तो आपको और हमको यह बात समझने की जरूरत है कि हम किसका साथ दें। हम भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों का साथ दें, या फिर हम अपने सही लीडरों को चुन के, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आओ, उनको चुनकर कामयाब कर असेंबली पार्लियामेंट तक पहुंचाए। ठीक है, कुछ कमियां होगी, किस में कमियां नहीं है? एमआईएम के उत्ते कमियां तो कोई पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद वाले इनको कामयाब करते हैं। तो आपके पास बहुत से लोगों में कुछ कमियां होगी, तो उन कमियों को नजरअंदाज करे, लेकिन उनको पकड़ के काम ले, उनको कामयाब कराए। बीजेपी को कामयाब करने का मंसूबा ना बनाए। बीजेपी को जिताने वाले जो लोग आपके हमारे दरमियान में पहुंचे, उनको रोकने का मंसूबा बनाए। पहले आप उनको पैकअप करिए और उनको अपने घर वापस भिजाइए, फिर उसके बाद आप अपने लोगों को कामयाब करिए और उनसे डांट के डपट के उनसे काम लीजिए। तभी आपके और मेरे मसाइल हल किए जाएंगे। ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब शाहीन बाग पर फिरकावाराना बयानात दिए जा रहे थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब बंगला नंबर 32 अकबर रोड, अशोका रोड पर बैठे थे, लेकिन कभी शाहीन बाग नहीं आया। हमारी शाहीन बाग पर लोगों के ऊपर टीयर गैसेस मारा गया, गोलियां मारी गई, पानी मारा गया, फिरकापरस्त बयान उनकी तरफ दिया जा रहा था, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब कभी दिल्ली की इन गलियों में नजर नहीं आए। लेकिन आज पूरे जितने हिंदुस्तान के अंदर जितने इनके छोटे मोटे लीडर्स है, एमएलए है, हारे हुए एमपी से, तमाम को लगा के दिल्ली के अंदर काम लिया जा रहा है। तो दिल्ली वालों, बड़ा समझदारी से अपने वोटों का इस्तेमाल करो और सेकुलर पार्टी को कामयाब करो।